अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीब आसिफ और एक नए दिन और एक नई उम्मीद के साथ जनाब के जहां भी होंगे आप लोग खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने साथ साथ अपने चाहने वालों का और ख़ास करके अपने माहौल का तो लाजमी आप लोगों ने ख्याल रखना ही रखना है, क्योंकि ये जो स्मॉग के डेरे हैं ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो स्मॉग पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमने जनाब कुछ दोस्तों के हवाले से बात करनी है कि दोस्त वो होता है जो हमारी मुसीबत में हमारे काम आता है, और वही होते हैं बिल्कुल जो आप लोगों ने सुना है ना कि आपके बेहतरीन दोस्त जो हर तरह के हालात में आपके साथ रहते हैं, मुश्किल आए तो पीछे नहीं हटते हैं, और अगर कोई पीछे हट जाए तो समझ लें कि वो आपका दोस्त कभी था ही नहीं ज़िंदगी में। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हम नहायत ही सोच विचार के साथ अपने दोस्त बनाएं और फिर उन्हें कायम रखें, क्योंकि ज़िंदगी के ना इस तवील सफ़र में हमें वफ़ादार साथियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग अपनी से बड़ी उम्र या फिर छोटी उम्र का दोस्त नहीं बनाते हैं कि उनसे निभा करना उनके लिए नामुमकिन सा लगता है कि शायद हम अच्छे तरीके से उनके साथ दोस्ती नहीं निभा सकते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो बेहतरीन दोस्त होता है ना वो हम उम्र ही होता है। मगर मेरा ख़्याल ये है कि दोस्त किसी भी उम्र का हो सकता है, सिर्फ शर्त क्या होनी चाहिए कि वो हम ख्याल होना चाहिए और हम मिजाज होना चाहिए। उसकी उम्र कोई भी हो वो शर्त नहीं होनी चाहिए। वैसे भी अपने से मेरे ख्याल से बड़ी उम्र के दोस्त से अगर हम ज़िंदगी में दोस्ती करते हैं तो उसके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम लोगों को सीखने को मिलते हैं। अगर छोटी उम्र के दोस्त हमारे होते हैं तो उनसे ज़िंदगी गुजारने का जो जज्बा और जुनून होता है वो हम ले सकते हैं। तो हम ख़याली या हम मिजाजी के अलावा कोई इतनी चीज़ अहम नहीं होती है दोस्ती में। कुछ लोग दोस्त नहीं बनाते हैं क्योंकि उन्हें उसकी कदर का अंदाज़ा नहीं होता है कि ज़िंदगी में मुश्किल वक्तों में जब हम बेबस महसूस कर रहे होते हैं तब ही हमें इसका अंदाज़ा होता है कि हमें दोस्त कितने लाज़िम हैं। और जब जब कोई हाथ थामने वाला या सीने लगाने वाला, उम्मीद दिलाने वाला, हमारी सुनने वाला कोई हमारे पास नहीं होता ना, तो तब दोस्त ही होते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं, जो आपको रिलीफ पहुंचाते हैं, उस टेंशन की घड़ी से आपको निकालते हैं, उस टेंस माहौल से आपको निकालते हैं। तो ये बात याद आपने हमेशा रखनी है कि कोई शख्स भी इस कदर मजबूत नहीं होता कि वो मुकम्मल तन्हा जो है ना ज़िंदगी गुजार ले, या उसे किसी दूसरे की कभी भी ज़िंदगी में अपनी ज़रूरत ही ना पड़े। कभी कभी इंसान गलत राहों पर चलना शुरू कर देता है। ऐसे वक्तों में उसे एक सच्चे और खरे दोस्त की ही ज़रूरत पड़ती है और वही उसको बचा पाता है, क्योंकि सही वक्त पर सही तनकीद करके गलत रास्ते से हमारे दोस्त हमें बचाते हैं। इसलिए मशहूर कहावत भी है कि दोस्त वो नहीं होता जो दोस्ती बचाए, बल्कि दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त को बचाए। तो जब कहीं भी दोस्त गलती करे उसे फ़ौरन समझाए, कड़वी से कड़वी बात उसके मुंह पे कहें, और ये आपका हक होता है जो अपने हक आपने अदा करना होता है। और दोस्त के मामले में ये बात भी बड़ी अहम होती है कि इंसान की ज़िंदगी में 100 ऐसी बातें होती हैं जो हम दुनिया में किसी और बंदे से शेयर नहीं कर सकते, अपने घर वालों से, अपने स्पाउसेस से, या अपने और अजीज़ी जो करीबी रिश्ते होते हैं उनसे नहीं कर सकते। लेकिन दोस्त एक वाहिद ज़ात होती है जिसे हम हर किस्म का जो अपना राज होता है, अपना जो सीक्रेट होता है, हम लोग वो भी दिल खोल कर उनके सामने बयान कर देते हैं। तो इसलिए बड़े ही जनाब ज़रूरत होती है आपको ऐसी कंपनी की, ऐसे दोस्तों की। और ये सारी तलकीन करने की मेरा मकसद ये था कि जनाब आज के दौर में ज़रूरत कितनी है हमें दोस्ती की, हमें एक अच्छे इंसान की जो हमारे साथ रहे, जो हमें सुने, जो हमारे दिल की बात सुने, जो हमें समझने की कोशिश करे, सिर्फ आई गई ना करे, सिर्फ सुनने के लिए हमारे साथ ना बैठे, हमें समझने के लिए हमारे साथ बैठे। और वैसे भी अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क की आबादी का जो तकरीबन 60% हिस्सा वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो कि किसी भी मुल्क के मुस्तकबिल के लिए एक नेमत से कम नहीं है। और किसी भी मुल्क की तरक्की में नौजवान रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस सरमाए में इन दिनों बेचैनी और डिप्रेशन की शरह में रोज़ाना इजाफा होता जा रहा है। और जो माहिर नफ्सियात हैं उन्होंने एक हालिया तहकीक की है जिसके मुताबिक नौजवान लड़कियों और लड़कों में बेचैनी, डिप्रेशन इस कदर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि अब हम देखते हैं कि आए रोज़ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हम
देखते हैं कि ख़ुदकुशी के ख़ास तौर पर केसेस इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हम इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि एट द एंड हम अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो इस पर आज बात करेंगे कि हमारे इर्द गिर्द जो हमारी कम्युनिटी होती है, हमारे जो कंपनी होती है, हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, हमारे घर वाले होते हैं, वो किस तरह एक डिप्रेशन ज़दा बच्चे को या बच्ची को निकाल सकते हैं, उसको किस तरह बेहतर महसूस करा सकते हैं। हमारे अगर घर में मैं बात करूँ, हमारी देसी फैमिलीज़ की बात करूँ, तो वो समझते ही नहीं है कि शायद कोई डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस कोई चीज़ है भी है। हम फिज़िकली अगर अनफिट होते हैं या कोई ज़ख्म हमें लग जाता है या हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, हम डॉक्टर्स के पास भागते हैं। लेकिन अगर हम मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, उसको बड़ा मामूली सा लिया जाता है कि इट्स ओके, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, हमने भी ज़िंदगी गुजारी है, हम भी इस टेन्योर से गुजरे हैं तो आप भी गुजर जाएंगे। लेकिन नहीं, मेंटली डिसऑर्डर्स हैं। डिप्रेशन इज़ अ डिज़ीज़ जिसको आप कह लें कि उसके बारे में बोलना, उसके बारे में इलाज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हम इर्द गिर्द के लोगों को किस तरह बचा सकते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, और डिप्रेशन है क्या, इसको किस तरह इवेलुएट किया जा सकता है। हमारे साथ मारूफ उस्ताद कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं। उनसे अच्छा इसके ऊपर कौन ही बात कर सकता है मेरे ख्याल से। शाह साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश मुनीबा, आपने कह लीजिए आधा प्रोग्राम तो आपने कर दिया माशाल्लाह से। और ये वाकई बहुत बड़ा मौजू है। अगर इसमें से हम ये देखें कि हमारा जो माहौल होता है, हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि दोस्तों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस मौजू को असल में हम टच कर रहे हैं वो है कि अगर कोई परेशानी में है और डिप्रेस है, परेशान है, वो क्या करे, उसको कहाँ जाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आम तौर पे अल्लाह ताला ने हमारे जो एक माइंड का मैकेनिज़्म है उसमें कई ऐसे शॉक अब्जॉर्वर्स रखे हुए हैं जिसके ज़रिए हमें कोई स्ट्रेस या चैलेंज या परेशानी आती है तो वो ख़त्म हो जाती है। उसमें सबसे बड़ा जो शॉक अब्जॉर्वर है वो नेचुरली वो नींद है। नींद बहुत बड़ी हीलिंग है। यानी जो गम होता है, परेशानी होती है, दुख होता है, वो नींद से पहले तक होता है। जैसी नींद आती है तो वो आपका वो सारा जो कह लीजिए कचरा है वो कहीं ना कहीं वो डंप होने लग पड़ता है, या वो कॉन्शियस से कहीं ना कहीं या किसी ना हद तक आप कह लें कि पॉज बटन जो है वो दब जाता है, वो प्रोसेस रुक जाता है जिसको बार बार हम सोच रहे होते हैं। और वो एक नेचुरल हीलिंग है, बिल्कुल जिस तरह बॉडी के एक सेल के लिए नींद बड़ी ज़रूरी है और बॉडी की ग्रोथ के लिए नींद बड़ी ज़रूरी है, इस तरह मेंटल हेल्थ के लिए नींद बड़ी ज़रूरी है। इवन जितने अच्छे मुआलिज हैं जब वो इलाज की बात करते हैं और इलाज के हवाले से डिस्कस करते हैं या किसी सब्जेक्ट को लेते हैं, किसी क्लाइंट को लेते हैं, किसी मरीज़ को लेते हैं, तो सबसे पहले पूछते हैं कि आपकी नींद कैसी है। exactly. अगर आपकी नींद अच्छी है तो फिर तो ये मसला हल हो सकता है। नींद अच्छी नहीं तो सबसे पहले हमने नींद को एड्रेस करना होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह लीजिए कि जो नेक्स्ट हमारा एक नेचुरल कुशन है या शॉक अब्जॉर्वर है, जिससे कह लीजिए कि हमारी परेशानियाँ, हमारे दुख जो हैं वो कम हो जाते हैं, वो इंतज़ार और सब्र है। मतलब इंतज़ार और सब्र में बजाते खुद एक हीलिंग है। अच्छा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर कुरान में 100 दफ़ा से ज़्यादा सब्र का हुक्म आया तो क्यों आया? क्योंकि सब्र बजाते खुद हीलिंग है। बिल्कुल। उसके ज़रिए आप बड़े दुख, बड़ी परेशानियों को आप हल कर लेते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि कुछ ये सारे जो नेचुरल कह लीजिए जो हमारे नेचुरल हीलिंग सिस्टम है मेंटल हेल्थ का, वो अपनी जगह पे, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें फिर बाहर से मदद की ज़रूरत होती है, यानी उसको हम खुद हील नहीं कर सकते। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर छोटा मोटा कोई कट लग जाए और ज़ख़म लग जाए आपको, तो नेचुरल हीलिंग का प्रोसेस ये है कि कुछ दिनों के बाद वो जो ज़ख़म है वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, हील हो जाता है। कासिम साहब, शाह साहब, जिससे मैं बात की है कि एक तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों पर पड़ता जा रहा है, जो कि अगर देखा जाए तो 15 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं, अब तो मेरे ख्याल से 10 साल से ऊपर के बच्चों को पता है कि सोशल मीडिया पे हमने इंस्टा कैसे चलाना है, यूट्यूब कैसे चलाना है, वहाँ पे फॉलोअर्स कैसे लेने हैं। अगर फॉलोअर्स नहीं आ रहे तो वो डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है उनका। देखिए, ये सब जो सोशल मीडिया और जो गैजेट्स आए हैं इंसानों की आसानी के लिए आए हैं, लेकिन अगर एडिक्शन हो जाती है और आप इनके बगैर रह नहीं सकते,
जिस तरह नमाज पढ़ने के बाद हर बंदा सेलफोन पकड़ के चेक करता है कि कबूल हुई है कि नहीं हुई, ऐसे चेक कर रहा होता है। यहाँ सुबह उठते ही सबसे पहला काम 90% लोग जो हैं वो सेलफोन पहले पकड़ते हैं और अपनी चैट और चीज़ें चेक करते हैं। तो ये जो खपत हम में आ गया है, इससे बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल अल्लाह ताला ने फिर जो हीलिंग है वो इंसान की इंसानों के साथ रखी हुई है। इंसान को इंसान की कंपनी चाहिए, इंसान को वेंट आउट करने के लिए कुछ चाहिए, इंसान को कोई ऐसा शख्स चाहिए जो बातचीत सुने, बातचीत करे, कैथारसिस हो जिसके ज़रिए। तो होता ये कि मशीनें जो हैं वो इंटरटेन कर सकती हैं लेकिन वो कैथारसिस का सामान फराहम नहीं कर सकती। वो गाइडेंस के लिए, जर्नल एडवाइस के लिए, किसी चीज़ को जानने के लिए तो बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन आपके इमोशंस को समझने के लिए, आपके साथ चल क्या रहा है, आपके साथ बीत क्या रहा है और आपको यहाँ पर किस तरह की हेल्प चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो देखिए इतना बड़ा नाम अली करम वजह का आपने फरमाया, वो शख्स गरीब है जिसका दोस्त कोई नहीं है, यानी गुर्बत है उसके पास, यानी दोस्त को दौलत कहा गया। उसका मतलब ये है कि आपके पास सारी दुनिया की दौलतें हैं लेकिन वो नहीं है जिसके साथ आप शेयर कर सकें, जिससे बातचीत कर सकें, जिसके साथ बैठें तो आपके दुख, गम, परेशानियाँ छोटी छोटी हो जाएं, जिससे खुशियाँ बढ़ जाएं, खुशियाँ ज़रब खाने लग पड़ें। अगर वो नहीं है, अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे रिश्ते जो फिर नेचुरल हीलर्स हैं, ये मैं आपको बता दूँ, जिनमें नेचुरल हीलिंग है, वो है माँ बाप के रिश्ते। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे काउंसलिंग की और हीलिंग की जो एबिलिटी है वो माँ और बाप को दी होती है। प्रॉब्लम ये है कि आज का बच्चा माँ बाप के पास बैठते नहीं है, माँ बाप के पास खुद वक्त नहीं है, वो भी बच्चों के साथ नहीं बैठते, उनकी भी ज़िंदगी में इतनी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है और अपनी इतनी प्रायोरिटीज़ हैं, वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखते रहते हैं। नतीजा ये है कि जो आज का बच्चा है, यंगस्टर बिलखुसूस, उसमें डिप्रेशन नज़र आता है। आप देखें ना इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। अच्छा, रिसेंटली एक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही थी और आप भी जाके मौलाना तारिक जमील से मिलकर आए हैं। उनके बेटे की अभी पिछले दिनों ही डेथ हुई है, उन्होंने खुदकुशी की है, गालिबन कहा ये जा रहा है, कुछ खबरें इस तरह भी आ रही हैं और उस पर भी पता चला था कि वो डिप्रेशन का शिकार थे बहुत ज़्यादा। उससे पहले भी हमारे अगर पॉलिटिकल सिनेरियो में देखा, जहांगीर तरीन है, उनके भाई ने भी खुदकुशी की, वो भी सामने ही आया कि डिप्रेशन का शिकार थे। तो एक बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ भी इस चीज़ का शिकार हो सकती है। ऐसा ही है जी। 2021 में पाकिस्तान में जो टोटल सुसाइड अटेम्प्ट थी 20,000 से ज़्यादा थी। बिल्कुल 20,000 से ज़्यादा थी। अब ये बहुत बड़ा अगर देखा जाए तो रेशो है, 20,000 से ज़्यादा रेशो बहुत बड़ी रेशो है। और मेरा ख्याल है कि ये अगर आप रेशो निकालें तो ये रेशो ज़ाहिर करती है कि यहाँ पर कितने ज़्यादा चैलेंज हैं। अच्छा, ये जो खुदकुशी का वाक़या है वो ज़्यादातर हाईलाइट तब हो जाता है जब कोई सेलिब्रिटी, फेमस बंदा, उसका कोई बहन, भाई, रिश्तेदार, बेटा तब करता है। हालांकि ये वाक़यात आपको शाहदरा में भी, लाहौर में भी, मुख्तलिफ जगह पे नज़र आते हैं। हर 10-12 दिन बाद कहीं रिपोर्ट हो रहा था कि बच्चा, उसकी टीचर ने उसकी नकल पकड़ी है, उसको पकड़ा है और उसको साइड पे सिर्फ बिठाया। इतनी सी बात से वो इतना हर्ट हुआ है कि वो जाके उसने घर में सुसाइड कर ली। अब मैं आपको एक वाज़ह कर दूं कि कुछ ऐसे जज्बे हैं जो जहनी सेहत को बहुत डैमेज करते हैं और वालिदैन को पता नहीं लग रहा होता। अच्छा। उन जज्बों में सबसे ख़तरनाक जो है वो है शेम, शर्म महसूस करवाना। जब हम किसी को शर्म महसूस करवाते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि वो, उसका जो एनर्जी लेवल है वो 20 पे चला जाता है। अच्छा, उससे नीचे मौत है। यानी जो टोटल कॉन्शियस के एनर्जी लेवल्स हैं वो 20 से शुरू करके 700 तक है। ओके। तो उसमें जो एनर्जी लेवल है शेम का वो 20 है, जो कह लीजिए रिग्रेट का है, पछतावे का, वो 30 है। इस तरह करते करते ग्रीफ का है और उसके ऊपर जाके कहीं पर फिर आ जाता है डिज़ायर का, फिर आ जाता है एनर्जी लेवल जो वो एंगर का आ जाता है, प्राइड का आ जाता है। ये सारे मतलब कह लीजिए सर्वाइवल किट है। जैसे ही आप किसी को शर्म दिलाते हैं या कोई शर्मसार रहता है और वो शर्मिंदा रहता है तो याद रखिए कि वो बिल्कुल करीब करीब होता है, बॉर्डर लाइन पे होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे छत के किनारे पे बन्ने बनेरे पे कोई खड़ा है तो वो मौत के करीब ही है, यानी उसने सिर्फ एक कदम आगे रखना है और वो गिर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जो कह लीजिए एक शख्स शेम पे है और बच्चा बिलखुसूस शेम, शर्म उसे महसूस, कई वालिदैन को पता नहीं होता। पढ़े लिखे वालिदैन मैंने देखा मुनीबा, कई माएँ ऐसी होती हैं, कई बाप ऐसे होते हैं, वो अपने बच्चे को टॉर्चर दे दे के, टीज़ कर करके उसकी जो सेल्फ इस्टीम है वो ज़ीरो कर देते हैं। अच्छा। और ये बच्चे सारी ज़िंदगी जंग का शिकार रहते हैं। ये अज़दवाजी रिश्तों में जाते हैं, वहाँ डिस्टर्ब करते हैं। ये बच्चे कमाने में, प्रोफेशनल लाइफ में तंग करते हैं। इनकी स्टीम इतनी लो होती है कि ये सारी ज़िंदगी छोटी छोटी सियासतें करते हैं। ये इनको हर जगह इनसिक्योरिटी महसूस होने लग पड़ती है।
इनकी तारीफ की जाए इनको शक होता है, इन पे तनकीद की जाए इन पे ज्यादा असर हो जाता है। अच्छा। ये सारी जो आपको एबनॉर्मेलिटीज ये दफ्तरों में भी नजर आएंगी, जी, ये आपको बिल्कुल ऐसी है, true। हर जगह पे ये कैरेक्टर्स नजर आएंगे आपको ऐसे। ये दरअसल वो लोग हैं जिनके बचपन बुरे थे, अच्छा। जिनके बचपन में इनको हाई डोज मिली शेम की और रिग्रेट की, और वो शर्म की जो उनको दवाई मिल गई माँ बाप की तरफ से, शर्म दिला दिला के। अच्छा, बाज और बुजुर्ग शर्मिंदा करने वाले होते हैं, बाज दादा दादी नाना नानी ऐसे होते हैं। वैसे ये प्यार के रिश्ते हैं, लेकिन कई लोग खुद बीमार होते हैं, हाँ जी। उनको पता नहीं लग रहा होता, वो अपने डिप्रेशन की वजह से मेंटल टॉर्चर देते हैं। और ये मेंटल टॉर्चर, याद रखिएगा, फिजिकल टॉर्चर से ज्यादा बड़ा टॉर्चर है। ये शख्सियत को बिगाड़ के रख देता है, ये शख्सियत को डंप कर देता है। क्या करना चाहिए शाह साहब पेरेंट्स को, खासतौर पर आप देखिए ना बच्चों के ऊपर पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ग्रेडिंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि नंबर्स लेकर आने, हमने आगे जाना है, कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। ग्रेड कम आगे माँ बाप इतने ज़्यादा उनके ऊपर जो है ना प्रेशराइज, उनको तनकीद इतना करते हैं, स्टूडेंट्स इतना तनकीद करते हैं और वो दिल बर्दाश्त है। फिर क्या इस सिनेरियो में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को सबसे पहले अपने बच्चों से अच्छा ताल्लुक बनाना चाहिए। ठीक है। ऐसा ताल्लुक जिसमें बच्चे हर तरह की बात कर सकें, अपना दुख बयान कर सकें, अपना चैलेंज बयान कर सकें। इटसेल्फ जो बातचीत करना है वो भी एक वेंटिलेशन है। जैसे खिड़की खुल जाए तो सफोकेशन खत्म हो जाती है, वो सफोकेशन बच्चे के अंदर ना रह जाए, वो फिर एंगर की शक्ल में। अब मेरे पास मुनीबा बड़ी दुनिया काउंसलिंग के लिए आती है, मैं बड़े गौर से देखूँ ना तो बच्चों के नाखून कईयों ने खाए होते हैं बच्चों ने। हाँ जी, मुझे समझ आ जाती है ये वो फ्रस्ट्रेशन है, ये वो स्ट्रेस है जो माँ बाप से मिल रही है और वो खुद पे निकाल रहा है, उंगलियों से खून निकल रहे होते जी, जी, हैं। बिल्कुल ये ऐसे। साइन है कि माँ बाप ऐसा टॉर्चर दे रहे हैं, वो बच्चा उसको कहीं निकाल नहीं सकता। जैसे मिसाल ले लीजिए कि इस मैं ज़्यादा प्रेशर डाल दूँ, असूली तौर पे प्रेशर नीचे जा रहा है, लेकिन अगर ये सहार नहीं सकता, ये लकड़ी का पीस टूट जाएगा। सेम लाइक वो प्रेशर जो माँ बाप दे रहे हैं वो बच्चा कहीं निकाल तो सकता नहीं है, बेबस है। वो प्रेशर फिर खुद पे निकालने, और वो क्रैक्स जो आते हैं वो शख्सियत के क्रैक्स होते हैं। वो निकालेगा किस तरह? वो नाखून खाना शुरू कर देगा। वो कैसे निकालेगा? वो सेल्फ हार्म पे जाएगा, सुसाइड का सोचने लग पड़ेगा, खुद को डैमेज करेगा, रवैया बुरा हो जाएगा, बुली करने लग पड़ेगा, लो सेल्फ स्टीम की बुली करवाने लग पड़ेगा, उसे खुशी महसूस होगी उसे कोई इज्जत दे, उसकी पर्सनालिटी जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए एक तो कम्युनिकेशन लेवल अपना बहुत अच्छा करें अपने बच्चों के साथ, उनसे पूछें वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। डिप्रेशन में अगर आपको लगता है आपके बच्चे हैं तो उनको हेल्प आउट करें, ना कि उनको उसके अंदर धकेलते जाएं, इस दलदल के अंदर ना फेंकने की कोशिश करें। हमारे साथ कासिम अली शाह साहब मौजूद थे, मारूफ उस्ताद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं, एक सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं, और बात करनी आज हमने माओं के हवाले से और उन ख़वातीन के हवाले से जो कंसीव करना चाह रही हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, जिनके अर्ली प्रेगनेंसी के डेज़ चल रहे हैं, उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है ये ड्यूरेशन। तो जनाब ख़वातीन में भी कहा जाता है कि बांझपन पाया जाता है, अमूमन इस चीज़ को जोड़ा जाता है, ख़वातीन के साथ भी मर्दों के साथ भी जोड़ा जाता है कि बांझपन का शिकार होते हैं और बच्चे पैदा नहीं हो रहे होते हैं, कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, इश्यूज आते हैं। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा इसके साथ मिथ्स भी जोड़ी जाती हैं, एज भी इसके साथ जोड़ी जाती है कि अगर आप 35 साल से ऊपर हैं या 30 साल से ऊपर अगर आपकी एज हो गई है अब के दौर में, तो आपको कंसीव करना बड़ा मुश्किल होगा, आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो आज हमने इस पर बात करनी है कि बांझपन एक्चुअली है क्या, या जिनके बहुत ज़्यादा मिसकैरेजेस होते हैं कंसीव करने के बाद भी, उसकी क्या वजूहात हो सकती है, उसको किस तरह ट्रीट किया जा सकता है। आजकल कौन सी ऐसी एडवांसमेंट हमारे पास आ चुकी है जिसके बिना पर हम इन तमाम तर चीज़ों को अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो इस पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर रेहाना आमिर खान है, प्रोफेसर ऑफ गायनी एंड ऑप्स हैं, PKLI से इनका ताल्लुक़ है, और जनाब बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है PKLI की तरफ से कि वहाँ पर गायनी रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी है, और ये पहली दफ़ा हो रहा है पाकिस्तान में। इंटरनेशनली बाकी ममालिक में तो ये हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में PKLI ने ये इनिशिएटिव लिया है कि गायनी में अब रोबोटिक सर्जरीज होना शुरू हो चुकी हैं। तो डॉक्टर रेहाना को वेलकम कहते हैं। डॉक्टर रेहाना आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू, ठीक ठाक, आप ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर रेहाना, बांझपन अमूमन मर्दों के साथ भी इसको जोड़ा जाता है, ख़वातीन के साथ भी जोड़ा जाता है, तो ख़वातीन में बांझपन क्या है,
क्या इसके रीजंस हो सकते हैं? बांझपन आम जुबान में जैसे लाइक अगर हम कहें तो हम इसे कहते हैं सब फर्टिलिटी, कि कोई ना कोई फैक्टर ऐसा है जो ऑपरेट हो रहा है। आइडली कोई भी हम ये आमतौर पे कहा जाता है जी ये औरत तो कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, ऐसा माँ नहीं बन है, सकती है, माँ नहीं बन सकती। ऐसी कोई कहानी नहीं है। जिस औरत में यूट्रस ट्यूब्स ओवरीज है उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव फैक्टर होता है जो उसको प्रेग्नेंट नहीं होने देता। अच्छा। या माँ नहीं बनने देता। अदरवाइज इस तरह नहीं है कि आप ये समझ लो कि अगर आपकी शादी को 2 इयर्स हुए हैं, 3 इयर्स हुए हैं, आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि आप कभी माँ नहीं बन। इसका तरीका ये है कि आप जाएं डॉक्टर के पास, एक कुछ ना कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, अच्छा। कोई ना कोई रीजंस होती हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। कुछ तो जनरल हेल्थ है कि आपकी जनरल हेल्थ कैसी है, आपका वेट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, आप कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा तो आजकल पीसीओएस का बहुत ज़्यादा मसला है। पॉलिसिस्टिक ओवरीज, ओवेरियन सिस्ट है लाइक जी, जी। कि ओवरीज के अंदर जैसे आपकी सिस्ट है वो फाइब्राइड यूट्रस है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि यूट्रस के अंदर वो बिनाइन मैसेज होती हैं, हालांकि वो कैंसरस नहीं है। अच्छा। लेकिन जब वो मौजूद होती हैं वो यूट्रस को पुश करती हैं, वहाँ प्रेगनेंसी को इम्प्लांट नहीं होने देती या जुड़ने नहीं देती। उन्हें फाइब्राइड यूट्रस कहते हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम है। अच्छा। ओवेरियन सिस्ट भी कॉमन प्रॉब्लम है। एक तो पीसीओ है सिंपल। जी, जी। पीसीओ को एक्चुअली ट्रीट किया जाता है ओनली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, लेकिन इसके अलावा भी ओवेरियन सिस्ट के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिन्हें चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, और तरह के सिस्ट हैं जिन्हें हेमरेजिक सिस्ट कहते हैं। ये कहने को तो बहुत बिग प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन अगर ये मौजूद हैं सारे प्रॉब्लम तो ये आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। वो जो आपने अभी बात की ना रोबोटिक सर्जरी की, पूरी दुनिया में गायनाकोलॉजिकल काजेज़ के लिए जो कन्वेंशनल सर्जरी है लाइक पेट काट करके स्कार दे के उसको प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि एक्चुअली आपको माइन्यूट डिटेल्स और डैमेज को अवॉइड करना है। ठीक है। क्योंकि कल को वहाँ से ही जो यूट्रस है उसी ने बच्चा पैदा करना है, इसलिए उसकी क्वालिटी को आपने ड्यूरिंग सर्जरी मेंटेन करना है। तो जो इस वजह से पूरी दुनिया में प्रेफर की जाती है मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी। ओके। रोबोटिक सर्जरी का गायनी में इनिशिएटिव का पर्पज़ ही ये है कि ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस सर्जरी का उन लोगों को है जो कंसीव नहीं कर पा रहे, जिनकी ट्यूब्स में प्रॉब्लम है, जिनके यूट्रस में कोई फाइब्राइड है या ओवेरियन सिस्ट है, क्योंकि ये एक्चुअली 3D सर्जरी है। जैसे आप 3D ग्लासेस पहन के 3D मूवी देखते हो, बिल्कुल वैसे ही आपकी डेप्थ ऑफ परसेप्शन, प्रिसीजन, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। आप जैसे लाइक समझे कंसोल उसे कहते हैं, मतलब लैपटॉप कोई ऑपरेशन नहीं होगा, कोई कट नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिलीमीटर के 3 स्कार्स होंगे ओके। और उसके बाद ये लाइका पेन जो इक्विपमेंट होता है उसकी इसी तरह लाइका पेन है, जैसे की होल सर्जरी है। और एट द सेम टाइम रोबोटिक आर्म्स पेट में होते हैं, सर्जन फार अवे बैठा होता है और वो रोबोटिक आर्म्स का प्रिसीजन बहुत ज़्यादा है, कैमरा भी रोबोटिक आर्म पे होगा, सारे इक्विपमेंट लेज़र के इक्विपमेंट, तो वो यूट्रस के प्लेन्स होते हैं और ओवरीज के, ताकि जब आप सर्जरी करें सिस्ट के लिए तो ओवरी डैमेज ना हो। ओवेरियन प्रिजर्वेशन फीमेल्स के लिए बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, ये तो सर्जरी की बात होगी ना। जिस तरह मैंने बात की कि बहुत ज़्यादा मिथ्स भी हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही होती हैं, कि जिस तरह पहली मिथ है कि अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कंसीव करने में, या फिर माँ नहीं बन सकती, मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें की जाती है। तो वाकई ऐसा है, या फिर अगर मैं पूछूं कि वट इज द सुटेबल एज कि आप कंसीव जिसमें करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी, तो वो क्या हो सकती है? एक चीज़ों से कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, कि किसी भी पेशेंट की कैपेबिलिटी जो है वो कंसीव करने की किस एज में, आमतौर पर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को मार्क किया जाता है फ्रॉम 25 ऑनवर्ड टिल 40, 25 से ना। जो टीनेजर प्रेगनेंसीज होती हैं या 18 या 20 पे होती है उनकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो टू अर्ली है, ठीक है। और अगर जो लेट प्रेगनेंसीज है, लेट प्रेगनेंसी कंसिडर किया जाता है अबव 40 या 40 को, 35 को नहीं। अच्छा, 35। लेकिन फीमेल में सोशल बर्डन, सोशल प्रेशर, उनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसकी वजह से अब 35 पे भी ऐसे पेशेंट रिपोर्ट होते हैं जिनके ओवेरियन रिजर्व 40 के करीब जा चुके होते हैं। फीमेल में सोशल प्रेशर इतना है और सोशल बर्डन कि उनको घर का काम भी करना है, उनको ड्यूटी भी करनी है, उनको जॉब भी करनी है। आमतौर पे जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उनसे मैं पूछूं जी शादी को कितना अर्सा हुआ है जी 7 ईयर्स, मैं पूछूं जी कब से ट्राई कर रहे हैं आप प्रेगनेंसी के लिए, वो कहेंगे 2 ईयर्स। तो पहले जी आपने क्यों नहीं किया 5 ईयर्स, वो कहेंगे नहीं जी जॉब सेटलमेंट थी, वो प्रॉब्लम थे जॉब्स के, वो अपने आप को कोप अप कर रही होती हैं प्रॉब्लम्स के साथ, वो टाइम गेन कर लेती है। उसके बाद जब पाकिस्तान में इस तरह का सोशल सेटअप है कि किसी ने ये नहीं कहना कि शी इज ट्राइंग टू कंसीव फॉर 2 ईयर्स, एवरीवन से 7 ईयर्स हो गए हैं, नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स, के 7 साल से ही प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो ये फीमेल पे उसके बाद वो जो 5 ईयर्स जिसमें उसने कोशिश भी नहीं की प्रेग्नेंट होने की, उसका बर्डन भी कंपाइल अप हो जाता है। तो एक्चुअली एडवाइस ये है कि प्रेगनेंसी को
आम तौर पे अगर इफ़ यू गेट मैरिड बिफोर 35 तो बहुत ज़्यादा डिले ना करें आप, Okay. बहुत ज़्यादा डिले मत करें। बेस्ट इज Within 1 or 2 years. 25 to 35 के बीच आप अपनी फैमिली कंप्लीट कर लें आइडली Okay. लेकिन जिनको नहीं प्रॉब्लम होनी होती उनको 35 के बाद भी नहीं होता है। वो आमतौर पे वो लोग देखे गए हैं जो मेंटली रिलैक्स हैं, जो डिप्रेशन में नहीं है, जिन पे सोशल बर्डन, सोशल प्रॉब्लम्स, वर्कलोड कम है। मतलब ये उन females में डिप्रेशन 35 में भी जो हेल्दी बच्चा सोसाइटल पैदा होता है। प्रेशर जो होता है ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है हमारी Impactful है सब प्रेगनेंसी fertility या पे। कंसीविंग के अंदर। कंसीव करने के लिए सिर्फ प्रेगनेंसी पे इम्पैक्ट नहीं है इसका इम्पैक्ट कंसेप्शन पे भी है। Okay. वो फीमेल्स जो रिलैक्स रहती हैं, जो कंपैरेटिवली आमतौर पे मैं देखती हूँ हाउस वाइफ्स है नॉन वर्किंग, हाँ, हाँ। उनके कंसेप्शन रेट बेहतर है एज कम्पेयर टू वर्किंग women। वर्किंग वुमेन से बहुत बेहतर है। अच्छा, तो दूसरा वर्किंग वुमेन जब जॉब पे जाते हैं उनका डाइटरी पैटर्न भी उस तरह नहीं, चेंज होता वो जो अवेलेबल चीज़ हो वो खा लेते हैं और उससे उनके ज़ाहिर है फिर वो वाली हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है फास्ट फूड बाहर के खाने से। तो वो अवेलेबिलिटी पे उनकी डाइट डिपेंड करती है एज़ कम्पेयर कि वो अपने लिए कोई स्पेशल केयर करे, वो काम है उनके। डॉक्टर है ना, मिसकैरेजेस की क्या वजह है, ये क्यों इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं? मिसकैरेजेस का जैसे आपने कहा कि पहले ये बड़ा ट्रोमेटिक होता है जी, पेशेंट के लिए कि वो true। प्रेग्नेंट हो और उसके बाद वो एक पूरे पैटर्न में से गुजरती है प्रेगनेंसी के। लेकिन एक्चुअली अगर मैं कंपैरिजन में आप पूरी दुनिया में जो स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि जो पेशेंट कंसीव नहीं कर रही होती और एक दूसरी टाइप जिनके रिकरेंट मिसकैरेजेस हैं, 2 प्रेगनेंसी लॉसेज हैं, 3 प्रेगनेंसी लॉसेज हैं, उसका एंजाइटी लेवल उस पेशेंट से भी ज़्यादा है जो कंसीव नहीं कर रहा। Okay, एक्चुअली वो हर दफ़ा प्रोसेस में से गुजरी लेकिन उसका आउटकम कुछ नहीं है। तो वो जो उसका साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। मिसकैरेजेस में जो पॉजिटिव फैक्टर है, जैसे आपने कहा, अगर हम उसको ट्रीट भी करें लेकिन साइकोलॉजिकल सपोर्ट ना दें तो वो पेशेंट का आउटकम इम्प्रूव नहीं हो सकता। इसलिए एक तो आपके प्रोग्राम के थ्रू ये सबको कहा जाता है कि जी जो पेशेंट कंसीव नहीं कर रही या मिसकैरेजेस हैं उनको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए, उनको डॉक्टर के पास लेके जाया जाए, उनको केयर दी जाए, अदर दैन कि हम काज फाइंड आउट करें। एट द सेम टाइम आपने पॉजिटिव फैक्टर पे बात की, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरी एक पेशेंट थी, वो मेरे पास आई, उसके 12 मिसकैरेजेस थे, 11 लॉसेज। 12? हाँ 11 लॉसेज, तो 12 पे मेरे पास आई है। तो एक्चुअली एक डिजीज़ होती है वो, जब मैंने उसको सारा चेक किया तो उसको पाकिस्तान में जो कॉमनेस्ट काज है मिसकैरेजेस किसी भी वजह से हो, लोग उसको 18 का नाम ही देते हैं। Exactly, वो हाँ। कहते हैं जी ये 18 है, अठारह इस की पेशेंट को बीमारी अवॉइड है। करें, इसके हाँ पास जी। ना जाए, उससे हेट्रेड, उससे हाँ, अवॉइडेंस। जो खातून अगर प्रेग्नेंट है उसको उसके पास भी नहीं जाने देते, उसके पास भी नहीं घर जाने में भी नहीं देते। वो जाने कहते हैं देते। जो इवन वो कहते हैं जो उनके घर जाए वो आके नहाए, हाँ, वो नहाए, बात ले, हाँ, वरना उसको वो exactly। प्रॉब्लम चली जाएगी। इसका कोई ऐसा ट्रांसमिशन नहीं है मतलब कि आप उससे मेडिकल मिलो। साइंस हमें ऐसा कुछ नहीं कहती कि बिल्कुल ट्रा नहीं की कहती। कोई ऐसी बीमारी है। बिल्कुल ऐसा नहीं कहते कि जी आप उसको मिलें या उनको जाएं या मिसकैरेज वाली औरत से बात करें तो आपको हो जाएगा या उनके घर, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल फजूल गलत बात है और इसका मिथ्स कोई है लेना सिर्फ, देना। इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है। हकीकत। अब मैं आपको पेशेंट्स का बता रही थी कि उसके 11 मिसकैरेज, 11 12 losses प्रेगनेंसी मेरे पास आई। प्रेगनेंसी में एक बेशुमार प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो पहले नहीं होती। अच्छा, डॉक्टर्स के पास आप आउट ऑफ प्रेगनेंसी जाओ, चेक भी हो तो उस तरह एविडेंट नहीं होती, जिनमें से डायबिटीज़ सबसे ऊपर है कि Okay। अदरवाइज आपके शुगर के लेवल ठीक आ रहे हैं, आप शुगर चेक कराओ वो ठीक आती है, लेकिन जो ही आप प्रेग्नेंट होते हो शुगर के लेवल में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। अच्छा, वो इनटेक से नहीं आती कि आपने बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। हाँ। आमतौर पर वो ये कहते हैं जी खाती बहुत है इस वजह से प्रेगनेंसी, ऐसा नहीं है। खाने का रिलेशन है कंट्रोल के लिए, लेकिन एक्चुअली वो जो शुगर है वो हार्मोन्स की वजह से है। जो प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो डायबिटोजेनिक होते हैं, वो पॉजिटिव फैक्टर होते हैं फॉर शुगर। वो उस पेशेंट का जब मैंने शुगर चार्ट कराया वो इंसुलिन पे गई, उसके 300-200 में लेवल आना शुरू हो गए आफ्टर 10 वीक्स। अच्छा, उसके बाद उसकी वो प्रेगनेंसी भी इवन बहुत अच्छे कंट्रोल के साथ 32 वीक्स तक चली और उसके पास वो बेबी उसके पास अब लाइव एंड हेल्दी मौजूद है। ओह वाह, अगर अच्छी माशाल्लाह, नर्सरी की सपोर्ट है, मिसकैरेजेस में ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि अगर बैकअप में अच्छी नर्सरी है तो आपका बेबी 28 वीक्स पे भी डिलीवर हो रहा है तो उसका सर्वाइवल का चांस 70%। लेकिन एक तो आपने कहा कि चले एक तो डायबिटिक प्रॉब्लम बढ़ गई है, इसके अलावा क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, कॉजेज हो सकते हैं? सबसे कॉमन कॉज डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड डाइटरी कंट्रोल। Okay, डाइट okay। डाइट का बहुत बड़ा रोल है मिसकैरेजेस में। जो डाइट हम ले रहे हैं वो एक्चुअली हार्मोनल इम्बैलेंस करती है, वो फीमेल के जो फीमेल हार्मोन्स हैं उनको सुप्रेस करती है और फीमेल्स में मेल हार्मोन्स को ऊपर लेके चली जाती है। इसलिए तो हर हिर्सुटिज्म, अब आप कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाए उनके पास बेशुमार पेशेंट आएंगे जो कहेंगे फेशियल हेयर बहुत ज्यादा है, फेशियल हेयर ग्रोथ है। तो एक्चुअली और जो स्कैल्प पे हेयर्स हैं वो कम हो गए। स्कैल्प पे हेयर्स का कम होना, चेहरे पे बालों का ज़्यादा हो जाना,
ये एक्चुअली शो करता है कि आपका फीमेल हार्मोन सप्रेस हो रहा है और मेल male हार्मोन ऊपर हार्मोन ऊपर जा जा रहा रहा है। है। हाँ, जिसे एंड्रोजन कहते हैं। ओके। और एस्ट्रोजन सप्रेशन हो जाती। तो एक्चुअली जो एंड्रोजन ऊपर जा रहा है वो यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी को इम्प्लांट ही नहीं होने देता। और ये सारी कहानी अगर हम कहें कि ये किस चीज़ के इर्द गिर्द को सेंटर क्या है होती इसका, है, हाँ। वो आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सिडेंटरी लाइफस्टाइल, कि आपने खाना खाया, आप बैठ गए, आप टीवी देखने लग गए, आपने खाना, लेकिन हमारे यहाँ आप पे तो बुक लेके बैठ डॉक्टर गए, आना कहा आप ये जाता है ना कि exercise, walk, अगर आपकी प्रेगनेंसी शुरू हो गई है तो वो आजकल लड़कियों की डाइट भी इतनी अच्छी नहीं है माशाल्लाह, कमजोरी उन्हें हो जाती है, बीपी फौरन से लो हो जाता है, एनर्जी नहीं रहती है, तो ये प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा ये बीपी लो रहना, नौजिया रहना, ये सारी चीजें होती हैं। देखिए एक बंदा सब कुछ भी खा रहा है फिर भी वो वीक है। हाँ। आप सब कुछ भी खा रहे हो फिर भी आपके कैल्शियम लेवल कम, आपके आयरन लेवल कम, आपके विटामिन्स के लेवल कम, तो ये उसी सूरत में होता है जब आप खा रहे हो वो इफेक्टिव नहीं है। आमतौर पर लड़कियों जिनकी शादी होने वाली थी वो सब डाइटिंग पे जंप कर जाती है कि ये भूखा रहना है। हाँ। भूखा रहना जो आंसर नहीं है। खाली पेट रहना हर जात के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए आंसर नहीं है। ओके। आंसर ये है कि आप अपना प्रोटीन इंटेक इन्हेंस कर दें, कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम कर दें। लाइक राइस बहुत ही कॉमन है पाकिस्तान में। राइस ग्रोइंग एज के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, छोटे बच्चों के लिए, लाइक जो ये 10-7 ईयर्स के हैं। जब आप एडल्ट हो, जब आप 16 ईयर्स क्रॉस कर गए हो, आपको ग्रेजुअली राइस को जीरो कम कर देना चाहिए। कम कर देना ओके। चाहिए। आप राइस के बाद शुगर के लेवल बूस्टअप होते हैं, राइस हाई कैलोरीज में आते हैं। इसके अलावा शुगर किसी फॉर्म में नहीं, उसको मिनिमाइज रखें। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी डाइट में फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं है उस तरह। हम पहले खाना खाते हैं, बाद में थोड़ा सा सैलेड। एक्चुअली लाइफस्टाइल ये है कि आप पहले सैलेड खाएं, फिर थोड़ा सा उसके बाद खाना जो जगह खाएं। बच जाए उसमें खाना खाएं। तो ये जो रिवर्स ऑर्डर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप फ्रूट्स वेजिटेबल को ऐड करें। जैसे अगर समझे मैं और आप आए हैं, हम इकट्ठे बैठे हैं या 4 लोग कोई फैमिली के इकट्ठे बैठे, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दें, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दें, बजाय इसके कि हम तो ये फास्ट कहें कि फूड जी ज्यादा हम लोग खा रहे हैं बहुत जिसकी आप वजह prefer से कर जो रहे है हैं ना। प्रॉब्लम्स बजाय इसके बढ़ती कि हम जा कहें रही जी हैं। सारे हम बैठे हुए हैं तो फ्रूट ले आओ बास्केट, कि हम मिलके फ्रूट खाएं। ठीक है। तो हमारे जो लाइफस्टाइल है ना, अदरवाइज भी कि एक्सरसाइज को तो हमने निकाल दिया, वो ठीक उठ है। है, हम सुबह सुबह उठे, अच्छा, यही चीज़ हम मैं पूछ तैयार रही थी हुए। डॉक्टर राना कि अगर किसी को जैसे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, जैसे आपने कहा कि आपके पास पेशेंट आई है, 12th टाइम वो आई है और 11 ऑलरेडी उनके मिसकैरेजेस हो चुके थे। अब जो हमें अगर देख रही है ख़वातीन, उनके अगर 2-3 हो चुके हैं ऑलरेडी, तो अगर वो अब कंसीव करना चाह रही हैं और उन्होंने कर लिया है, 2 से 3 महीने हो गए हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, तो वो क्या ऐसी जो है ना प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं? बिकॉज फिर हमारे घर में होता है कि उनको सिर्फ बेड रेस्ट दिया जाता है, वो हील्स नहीं पहन सकती हैं, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती हैं, वो कहीं ऐसा हैवी काम नहीं कर सकती हैं, तो वो उनको सिर्फ बेड रेस्ट पे डाल दिया जाता है कि आप जो है ना आराम करें, बस इसके बिल्कुल अलावा ठीक कुछ नहीं बात है। करना आपने। बिल्कुल ठीक बात है कि उनको बेड रेस्ट पे डाल दिया जाता है। हालांकि प्रेगनेंसी में पहली चीज़ डाइटरी मॉडिफिकेशन, दूसरा मॉडरेट एक्सरसाइज। मॉडरेट एक्सरसाइज का मतलब ये कि 40 मिनट आपने सुबह वॉक करनी है, 40 मिनट लेकिन शाम। क्या वो कर सकती हैं प्रेगनेंसी में नहीं, जिनके मिसकैरेजेस ज्यादा होते हैं वो कर जिनके सकती हैं? मिसकैरेजेस हो चुकी है और वो प्रेग्नेंट है, वो कर सकती बेड हैं? रिटर्न बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, नॉट Okay. एट ऑल। ये मिथ है, ठीक है, ये कहा जाता है कि जी अब तो इसने पाँव नहीं उतारना। जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, एक्चुअली आपकी जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो इसीलिए कहते हैं जी अब बीपी फॉल कर गया, एकदम हाथ पाँव ठंडे हो गए। आपकी एक्टिविटी बूस्ट अप करती है आपकी सर्कुलेशन ठीक है। को, ब्लड की सर्कुलेशन जी। को। तो ब्लड की सर्कुलेशन ही एक्चुअली यूट्राइन सर्कुलेशन को, ब्लड सप्लाई को इन्हेंस करती है। तो मॉडरेट एक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। इसलिए वो सारे लोग जिनके मिसकैरेजेस हो गए, 1 या 2 दोबारा कंसीव किया, वो बिल्कुल भी ये मत कंसीडर करें कि अगर हम बेड रेस्ट पे रहेंगे तो हम हमारी जो सेफ जो है ना प्रेगनेंसी वो आउटकम हमारा pregnancy बेहतर हो रहेगी। जाएगा। अच्छा। यहाँ खुद जो सर्जन्स हैं, सारा कुछ, मैं खुद इतनी लंबी लंबी सर्जरियाँ प्रेगनेंसी में, जिस इवन सुबह जब मेरा अपनी डिलीवरी थी उस दिन रात को भी मैंने सर्जरी की है। 2 केसेस, जैसे 2 आवर्स की एक सर्जरी थी, 2 आवर्स की एक। अगर कोई ऐसी बात हो तो सबसे पहले डॉक्टर्स खुद पे इम्प्लीमेंट करें ना, implement करें कि वो कहें कि नहीं हमने जॉब से ऑफ ले लेना है। तो आमतौर पे सारी डॉक्टर्स, सारी लेडी डॉक्टर्स, मैटरनिटी हालांकि ड्यू होती है लास्ट 3 मंथ में, आप पहले 1.5 मंथ लेते हो, फिर 1.5 मंथ, लेकिन सारी की सारी डॉक्टर्स मैटरनिटी लीव को अवेल करती हैं आफ्टर After the डिलीवरी या birth. सर्जरी, क्योंकि कहते हैं ठीक बेबी है। के साथ टाइम स्पेंड हो। अगर किसी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क हो काम से, तो ठीक जो है। इमरजेंसी में काम कर रही हैं वर्किंग वीमेन, जो हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं, ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, इमरजेंसी के मरीजों को भाग भाग के प्रेगनेंसी में देख रही हैं, वो तो सारी खुद ही कोलैप्स कर जाए वहाँ।
ये एक प्रैक्टिकल मैसेज है जी, जी, कि जी आप जितना वर्क में रहोगे आपको डिप्रेशन नहीं होगा। इनएक्टिव नहीं रहने देना आप अपने खुद को बॉडी बिजी को। भी रखना है, उससे जो मेंटल स्टेट है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगर आप खुद को बिजी रखते हो तो उसका प्रेगनेंसी पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे इर्द गिर्द का माहौल भी कितना टॉक्सिक हो जाता है ना, मतलब जिनके अगर मिसकैरेजेस बहुत ज्यादा होती हैं, शौहर की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं की जा रही होती, ससुरालियों की तरफ से भी कोई उसको सपोर्ट नहीं रियलाइज की कराया जा रही, जाता है। प्रेशराइज बेचारी को हर किया दफा जाता ये है। कहा जाएगा कि आपका मिसकैरेज हो गया, पहले आपका मिसकैरेज, आपको हाँ। उसको मिसकैरेज रिमाइंड बार बार करा बार रहे हो। कराते हैं कि वो इतना प्रेशराइज हो जाती उसको है कि किसी वो और सही। एक्टिविटी में इंडल्ज ही नहीं कर रहे हो जी, तुम बेड रेस्ट पे रहो, तुम ये करो, पहले मिसकैरेज हो गया है। जो बिजी रखेंगी खुद को, जो सोशल बर्डन से भी वो रिलीज होंगी, जो खुद को बिजी रखेंगी वो साइकोलॉजिकली उनको रिलीफ मिलेगा, वो अपने आप की केयर बेटर कर सकेंगे। जो सोशल बर्डन उनको इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से मिल रहा है, अच्छा। उससे भी वो खुद को काफ़ी हद तक ऑफ कर सकती है, बेहतर हाँ, कर जाहिर। सकती है, ठीक तो है। ये सारी चीज़ों को अल्टीमेटली देखें, हम मैसेज तो यही कन्वे करेंगे कि जी प्रेग्नेंट औरत की केयर करो, उसकी फीलिंग्स की केयर करो। किसी भी पेशेंट के लिए, Emotions की। जिस पेशेंट को मैंने आपको कहा कि उसके 11 मिसकैरेजेस थे, वो उन बच्चों को 11 किड्स सपोर्ट करेगी कि मेरे 11 बच्चे यूँ हो गए, वो हम मिसकैरेज की बात कर रहे हैं। वो 11 प्रेगनेंसी लॉसेस उसके लिए बहुत बिग लॉस है। ये नहीं होता कि जब बच्चा पैदा हुआ या कोई यंग है, कोई 12 साल का है तो फोत हो गया तो उसका बड़ा ट्रोमा है, उसकी डेथ हो गई तो पेरेंट्स के लिए बहुत ट्रोमा है। मदर के लिए ट्रोमा उस वक्त ही है कि जिस दिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, और अगर वो प्रेगनेंसी एंड अप हो जाती है ना लॉस, अच्छा, जबकि वो उसको कंटिन्यू करना चाहती थी, तो उसके लिए वो ट्रॉमा बहुत यकीन ज़्यादा। जाने कि ऐसा ही है जैसे किसी के घर किसी जवान की डेथ हो किसी जाती है। जवान की, और वो सारी मदर के लिए जिंदगी, ऐसे ही और है। वो सारी जिंदगी उसके लिए वो ट्रॉमेटाइज ही रहता है, हाँ, वो वो उसको याद trauma भी ही देते करेगी रहता है, बाहर, हाँ, उसको true। बाद में चाहे 2 बच्चे मिल जाए 3, वो जो उसके 3 लेकिन वो लॉसेस जो हैं, लॉस हुआ है वो हाँ, कभी भी फुलफिल उसको आप नहीं हो परहेज पाता नहीं है। कर सकते अच्छा, उसकी दूसरा लाइफ से। डॉक्टर रेहाना मुझे बताइएगा, हमें ये कहा जाता है कि जितनी अर्ली आपकी जल्दी शादी होगी, जल्दी आप कंसीव करेंगे, प्रेग्नेंट होंगे, उतना हेल्दी आपका बेबी होगा। तो वाकई ऐसा है, या अगर आफ्टर 40 भी कंसीव कर लें, प्रेग्नेंट हो जाएं, तो बच्चा जो है ना वो हेल्दी ही हो सकता अब 2-4 चीज़ें हैं इसमें। पहली बात तो ये कि जो हेल्दी, उनका बड़ी हद तक रिलेशन जेनेटिक प्रॉब्लम से भी होता है कि कपल खुद कितना को हेल्दी है। लेकिन अगर हम सिर्फ एज रिलेटेड बात करें तो एज रिलेटेड में आल्दो के बेहतर है कि आप 40 के बाद कंसीव करो, लेकिन अगर किसी के बच्चे नहीं, वो बिल्कुल हेजिटेट मत करे कि 40 के बाद एब नॉर्मल बच्चा पैदा होना है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। एबनॉर्मेलिटीज़ का रिस्क 40 के बाद भी सिर्फ 1 to 2% है, क्रोमोसोमल या कंजेनिटल अच्छा। या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, जी। वो कोई कॉमन नहीं है। 98% बच्चे तब भी ठीक पैदा होंगे। Okay। लेकिन एट द सेम टाइम अब मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक्स में इतनी ज़्यादा आप अपना चेकअप अच्छा करें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो भी रही है, लाइक अगर कोई 40 के बाद प्रॉब्लम अराइज होती है, वो 2 तरह की होती है। कुछ ऐसे इन 2% में 98% अगर अपनी केयर करेंगी, रूटीन एंटीनेटल होंगी, तो वो हेल्दी एंड अप होगा उनका इवन आफ्टर 40। जो बाकी 2% बच गए, उनमें से कुछ परसेंट ऐसे होंगे जिनके ऐसे बच्चे होंगे जो पैदा होने के बाद सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको ऐसे एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं जो कि प्रेगनेंसी में पिक हो जाएंगी। लाइक अब 11 वीक्स पे पिक हो जाता है अच्छा। कि बच्चे को कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है जो उसके सर्वाइवल के लिए डिफ़िकल्ट हो या लाइफ लॉन्ग डिफ़िकल्ट हो। इवन हम कहते हैं ये मंगोलिज्म है, डाउन सिंड्रोम, हाँ उससे जी। बहुत डरते हैं लोग हाँ। कि जी मंगोलिज्म है, डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, तो वो सब पिक हो जाता है 11 वीक्स पे वाओ। अगर आप चेकअप कराते हो। मतलब अगर इतनी 11 advanced वीक्स technology पे आ चुकी है। आपकी लाइफ को ऐसी, बच्चे की लाइफ को ऐसा प्रॉब्लम है कि जो वो बच्चा लॉन्ग टर्म चल ही नहीं सकता या पैदा होने के बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो वो आपको 11 वीक्स पे आप पिक कर सकते हो। अब आपके पास जेनेटिक टेस्टिंग है, आप सैंपल ले सकते हो, फीटल डीएनए। अब मदर की 13 वीक्स के बाद किसी की फैमिली में अगर कोई भी डिजीज़ रन कर रही है या इवन 40, वो समझते हैं कि नहीं जी इन जेनेटिक डिसऑर्डर जी, का जी। रिस्क 40 के बाद 2-3 हैं जिनका रिस्क ज़्यादा होता है, तो आप मदर के सैंपल लेना है, बच्चे का भी अच्छा, नहीं इवन। ठीक तो है। बच्चे का डीएनए माँ के सर्कुलेशन में 13 हफ्ते के बाद आ जाता है। वाओ। आप उससे सारी बीमारियां डिटेक्ट कर सकते हो कि पॉजिटिव तो नहीं है ये बेबी। अगर पॉजिटिव है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको टर्मिनेट कर दो, बजाय इसके कि एब नॉर्मल बच्चे को आप टर्म तक लेके चलो, फिर वो पैदा हो, बच्चा भी ट्रोमाटाइज हो, मदर भी ट्रोमाटाइज हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाओ। और उसके बाद 20 वीक्स पे भी अब अल्ट्रासाउंड अच्छे रेडियोलॉजिस्ट, आप सिर्फ ये नहीं कि बिग सिटीज़ में अवेलेबल, आप छोटे शहरों में भी छोटे अच्छे शहरों में भी रेडियोलॉजिस्ट है, हाँ अवेलेबल है। जी, इसलिए आप बेस्ट वे ये है कि 40 के बाद आप प्रेगनेंसी को
केयर दो। अच्छा, अल्ट्रासाउंड की आपने बात की, इसमें भी बड़ी मतलब इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें सुनी जा रही होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा लोग क्या क्या सोच रहे होते हैं। अल्ट्रासाउंड के बारे में कहते हैं कि बार बार अल्ट्रासाउंड नहीं करानी चाहिए, वो जो रेज होती हैं जो उसमें से निकलती है उस मशीन में से, वो भी कोई ना कोई इशू या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं बेबी के लिए। वाकई ऐसा है या ये भी मिथ बनी हुई है? अल्ट्रासाउंड वेव्स होती है ना, एक्चुअली ये साउंड वेव्स हैं। अच्छा, इन्हें एकॉस्टिक वेव्स कहते हैं। इनकी बहुत ही लो थ्रेशोल्ड वेव्स होती हैं, और ये जब बेबी से स्ट्राइक करती हैं वापसी पे इमेज की रिफ्लेक्शन करती हैं। जी। ये इतनी लो साउंड वेव्स होती हैं कि इनसे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता, बिल्कुल भी। इस वजह से मत घबराएं कि हमारे इतने अल्ट्रासाउंड हो गए तो पता नहीं क्या होगा। आमतौर पे अब गायनेकोलॉजिस्ट ने खुद क्लिनिक पे अल्ट्रासाउंड मशीन रखी है। उसकी रीज़न क्या है कि पहले कन्वेंशनल मेथड था बच्चे की हार्ट बीट लेने के लिए कि सोनिकेट या स्टेथोस्कोप लाइक, कि आप उससे देखते थे। वो कल को कोई प्रॉब्लम हो जाता था तो वो डॉक्टर भी घबरा जाते थे कि शायद वो मैंने माँ की पल्स ले ली है। तो अब अल्ट्रासाउंड चूंकि एक रिलायबल मीन है कि आप स्कैन करते हो, फिटल हार्ट रिलायबिलिटी से मिलते हैं आपको बच्चे की हार्ट बीट, तो उसको प्रेफर करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट खुद भी कि हम अल्ट्रासाउंड पे एक दफ़ा फिटल हार्ट देख लें, बजाय इसके कि हम किसी कन्वेंशनल मेथड पे जाए। और अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ है, उसमें बिल्कुल उसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी से बच्चे में अराइज हो या मिसकैरेज। और आइडियली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितनी दफ़ा हम लोग करा सकते हैं? रूटीन में जो रिकमेंडेड अल्ट्रासाउंड है वो आपको इनिशियली है 6 वीक्स पे, जहाँ आपको लोकेशन पता चल जाए बच्चे की हार्ट बीट है कि नहीं। उसके बाद 11 to 13 वीक्स के बीच है, जब आप, मैंने आपको बताया कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए देख सकते हो। फिर 20 वीक्स पे है जिसके बच्चे के हार्ट के 4 चैम्बर्स आप व्यू कर सकते हो। उसके बाद 20 वीक्स के बाद 28 वीक्स पे है जिसमें उसकी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, और उसके इर्द गिर्द जैसे कहते हैं पानी कम है ज़्यादा वो प्रॉब्लम वो पता चल जाता है, वो 20 उसे कहते हैं बायोफिजिकल प्रोफाइल। 28 वीक्स पे आप उसको देख सकते हो। फिर 28 के बाद 32, 34 ग्रोथ स्कैन भी 3 से 4 वीक्स से कम पे रिकमेंडेड नहीं। समझ लें कि कम से कम जो प्रेगनेंसी में आइडली 6 वीक्स का है, और अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है लाइक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो उसमें 4 वीक्स आफ्टर 3 वीक्स होगा। वो होगा, वो डिपेंड करता है कि अगर प्रेगनेंसी में कोई रिस्क फैक्टर है फिर आपका अल्ट्रासाउंड मंथली ज़रूरी है आफ्टर एवरी 3 वीक। और अगर प्रेगनेंसी में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है फिर आप फिटल हार्ट चेक करते रहे। अल्ट्रासाउंड 6 वीक्स के लिए किया जाता है, 6 हफ्ते में एक दफ़ा, और वो तकरीबन 7 to 8 स्कैन्स टोटल बनेंगे। अच्छा, जिस तरह मैं बात कर रही थी कि अगर किसी ने अपनी बड़ी सेफ एंड साउंड प्रेगनेंसी करनी है या कंसीव करना है और शादी से पहले, तो वो क्या क्या चीज़ें खा सकती हैं, कौन से ऐसे मल्टीविटामिन, जिस तरह आपने बात की कि जैसे ही यूं ही शादी होना शुरू होती है तो लड़कियां डाइटिंग करना शुरू कर देती हैं, तो उसकी वजह से बड़ी कमज़ोरी भी हो जाती है। तो अगर उन्हें हेल्दी कंसीविंग चाहिए, हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए, तो वो क्या पहले से ही अर्ली जो है ना वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकती हैं? प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले तो ये है कि अगर वेट रिडक्शन आपने शादी से पहले करनी है तो आपको चाहिए कि आप एक्सरसाइज को ऑप्ट करें, ठीक है, और डाइटरी मॉडिफिकेशन को ऑप्ट करें, बजाय इसके कि आप खाना पीना अवॉइड करें, भूखी रहे, ठीक है, क्योंकि उससे आपके फोलेट लेवल, विटामिन B12 लेवल और फोलिक एसिड चाहिए। फोलिक एसिड एक्चुअली ब्रेन, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए विटामिन चाहिए होते हैं। जब आप भूखे रह के फिर कंसीव करते हो तो फोलेट लेवल नीचे आते हैं, फिर बच्चे के हेड में प्रॉब्लम होते हैं, लाइक हम कहते हैं हाइड्रोकेफलस है, बच्चे के सर में पानी है या एक्रेनिया, इस तरह के प्रॉब्लम। तो बेस्ट ये है कि आप जब आप कंसीव करना चाह रहे हो 3 मंथ बिफोर आप एक चेकअप ज़रूर कराओ, उसे कहते हैं प्री कंसेप्शनल विजिट टू द डॉक्टर, ठीक है, 3 मंथ बैक, ताकि अगर आपका कोई रिस्क फैक्टर है, आप कोई दवाई ले रहे हो, कोई डिजीज़ है, कोई पहले सजी हुई है, वो पिकअप हो जाए। इसलिए मैंडेटरी है कि आप 3 मंथ पहले अपने डॉक्टर को विजिट करें। अगर आप इवन शादी से फ़ौरन बाद ही कंसीव करना चाह रहे हो तो आप शादी से पहले विजिट करो, अच्छा ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करें, ताकि आपको फोलिक एसिड स्टार्ट करे, आपको विटामिन स्टार्ट करे, आपको आपकी एक्सरसाइज के बारे में काउंसल करे, आपको आपकी डाइट के बारे में काउंसल करे। एट द सेम टाइम अगर कोई आप किसी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पे है, दवाइयाँ किसी पे भी हैं, चाहे आपको एस्थमा है, एपिलेप्सी है, आप हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, तो वो ड्रग्स जब आप कंसीव करना चाह रहे हो वो दवाइयाँ चेंज हो जाती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में सारी दवाइयाँ सेफ़ नहीं होती। वो विज़िट आपको स्ट्रीमलाइन कर देगा कि आपने मेडिकेशन को कहाँ कहाँ चेंज करना है, आपने कौन से विटामिन्स लेने हैं, कैसे आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, ताकि जब आप कंसीव करें तो प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, ये आप तब कर सकते हैं, और डॉक्टर को कंसल्ट करना तो बहुत लाजमी होता है कि अगर आपने प्रेगनेंसी या कंसीव करना है उससे 3 महीने पहले आपने ये सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी है। शादी से पहले भी आप ये ले सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आप कितनी हेल्दी प्रेगनेंसी आपकी हो सकती है और कितना अच्छे तरीके से आप कंसीव कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रेहाना आमिर खान मौजूद थी। डॉक्टर रेहाना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बड़ा ही इन डिटेल
डिटेल हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है, और जितनी भी तमाम तर मेरे ख्याल से इसके बारे में मिथ्स थी उनको हमने तोड़ने की और ख़त्म करने की कोशिश की है। डॉक्टर राना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और बच्चों के हवाले से, माँ के हवाले से ख़ास तौर पर हम बात कर रहे थे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। आगे बढ़ते हैं, कुछ फिटनेस के हवाले से बात कर लेते हैं जनाब, क्योंकि आपका कंसर्न भी फिटनेस का होता है, मेरा कंसर्न भी होता है कि हमने फिट रहना है, और फिट रहेंगे तो खूबसूरत नज़र आएंगे। बहुत से लोग हैं जिनको मैंने विटनेस भी किया और शिकायत भी करते हुए नज़र आते हैं कि हम जितना मर्जी वर्जिश कर लें या हम लोग जिम भी चले जाएँ, भारी भरकम फीस भी हम दे देते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी बॉडी के ऊपर, हम फिर भी कोई अच्छी हमारी बॉडी, हम फिज़िकल कोई चेंज नहीं आता है। तो क्या वजह है इसकी? ये मैं नहीं बता सकती, आपको ऑब्वियसली एक फिटनेस ट्रेनर ही बता सकता है कि आप क्या ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से कोई चेंजिंग्स कोई वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रही होती आपकी बॉडी के ऊपर, और आपकी जो बाकी चीज़ें वो सारी वेस्ट चली जाती है, वेस्ट ऑफ मनी भी चला जाता है, तो लोग फिर जाना भी बंद कर देते हैं। तो घर में आप 15 मिनट निकाल के किस तरह फिट रह सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो बेली फैट है आपका उसको किस तरह कम किया जा सकता है, उस पर बात करेंगे। एज यूजुअल हमारे साथ फिटनेस ट्रेनर हाफिज़ खालिद मलिक साहब मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। हाफिज़ साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? शुक्रिया मुनीबा, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हाफिज़ साहब, हम सब का कंसर्न है जो हमें उस पार देख रहे हैं और जो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, कि हमने फिट रहना है। फिट कैसे रहना है ये आपने हमें बताना है कि हम जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर ले, जितनी मर्जी जाके जिम में अच्छी खासी जो है ना बड़ी बड़ी मशीन्स के ऊपर एक्सरसाइज कर ले, फ़र्क नहीं पड़ता बॉडी को। क्या वजह है इसकी? अच्छा, दुनिया का आसान तरीन काम है फिट होना। सबसे अच्छा, पहले तो ये, लेकिन हमें तो बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, सिर्फ करना हो सही, इंशाल्लाह कामयाबी यकीनी है। कहते हैं लगन सच्ची हो तो कामयाबी यकीनी हो जाती है जी। अच्छा, उसमें ये है कि देखिए कुछ लोग डाइट अच्छी खाते हैं, ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती, जिस वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। ओके। कुछ लोग ट्रेनिंग बहुत अच्छी करते हैं, जिम में जाके 2-2 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन उनकी डाइट अच्छी नहीं है, ठीक, उनको रेस्ट नहीं मिलता उनकी बॉडी को। अच्छा, देखिए, हम जिम में जाते हैं मसल को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसकी रिकवरी जो है वो घर आके हम अपनी डाइट से, अपनी नींद से उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, और रिकवरी होती भी तभी ही है। अच्छा, अब हम जिम जाके कोशिश करते हैं मसल को डेवलप करने के लिए, वेट कम करने के लिए। जब तक आप तीनों चीज़ों को इक्वली लेके नहीं चलेंगे, आपको इसमें कामयाबी कभी भी नहीं हो सकती। आपकी एक्सरसाइज, आपकी डाइट और आपकी रेस्ट, आपकी स्लीप, आपकी नींद जो है, ये सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम ये है कि लोगों की नींद ठीक नहीं है। 6 घंटे से कम सोते हैं, बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती। अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर बनाया है, जितनी अच्छी रेस्ट करने से, जितनी नींद लेने से आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करती है। जब आप सोते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स ऐसे डेवलप होते हैं जो आपकी बॉडी की रिकवरी में हेल्प करते हैं आपको। सेकेंडली, जब आप नींद पूरी रखेंगे तो आपका ब्रेन बहुत अच्छा फंक्शन करेगा। जब ब्रेन का फंक्शन अच्छा होगा ना, तो तब आपकी बॉडी भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है, ओके। इसमें यह है कि एक तो सिर्फ अपनी डाइट पे नज़र रखें और एक्सरसाइज पे नज़र रखें। एक्सरसाइज पे मैं जोर आज इसलिए थोड़ा ज़्यादा दूंगा कि हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं अपने बच्चे को लेके, तो हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे साथी का, मतलब, लेकिन जब हम जिम में जाते हैं तो उस वक्त हम कोशिश करते हैं, हम कहते हैं कि आई नो एवरीथिंग, वी नो एवरीथिंग, जबकि जो फिटनेस एक्सपर्ट है, जो ट्रेनर है आपका, वो जानता है। एग्जैक्टली, मैं यही पूछना चाहती थी कि हम लोग हमारे यहाँ पे, क्योंकि अब आपको पता है कि यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा इनटू द सोशल मीडिया हैं, टिकटॉक पे हैं, तो वो वहाँ पर आप जैसे फिटनेस लोगों को देखते हैं, ट्रेनर्स को देखते हैं जो उनको हल्का फुल्का गाइड कर रहे होते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि आप जिम आएँ, हमारे पास आएँ, ताकि हम आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। वो लोग क्या करते हैं, वो जिम जाते हैं, 2-3 महीने जिम करते हैं और वही ट्रेनर्स की गाइडेंस नहीं लेते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, वो कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ा, घर बैठ जाते, दोबारा से फोन पे ना शुरू हो जाते हैं सोशल मीडिया स्क्रॉल डाउन करना। एक तो कंसिस्टेंसी लेवल कितना ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा जैसे आपने बात की ट्रेनर की गाइडेंस कितनी होनी चाहिए कि जो आपको एक हेल्दी वे में जिसका रिजल्ट या आउटकम निकले। देखिए मुनीबा, मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई
20 ईयर हो गए हैं मुझे ट्रेनिंग करते हुए और 20 साल बाद मैं मिस्टर पाकिस्तान बना हूँ। ठीक है, 20 years। अब जिम में को बिगिनर जो आते हैं वो हमें देख के अगर ये कहें कि हमने ऐसी बॉडी बनानी है तो थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, उसके बिल्कुल लिए ऐसे, जाहिर है स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली बात है कि थोड़ा आप देखें करें, आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी यकीनी है। अच्छा, उसमें ये है कि सिर्फ आप ना माइंड सेट करें कि हमने एक गोल अचीव करना है, अब वो अचीव कैसे होना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही इसके है। लिए आपको एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा ट्रेनर, एक अच्छा फिटनेस मतलब मैं तो फिर हमारे देखने वालों को ये तलकीन कर सकती हूँ या मैसेज दे सकती हूँ कि अगर कुछ भी अचीव करना है, कोई भी गोल हो सकता है, अगर आपने अपनी बॉडी अच्छी बनानी है तो मेहनत करनी है, आपने मेहनत से नहीं घबराना है, इसके बगैर पॉसिबल नहीं। शॉर्टकट नहीं है इसमें कोई। सेकेंडली यकीन माने मुनीबा, मुंह को जिप लगाना जहाद है। देखिए, आप हेल्दी भी हैं, फिट भी हैं, आपके पास पैसे भी हैं, अल्लाह ने सोर्सेज भी दिए हुए हैं, फूड भी सामने पड़ा हुआ है, खाने की ताकत भी है, फिर आप ना खाएं तो फिर ये जहाद है। बहुत बड़ा जहाद है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ इस जहाद में अगर कामयाब हो गए हैं ना तो फिर बहुत इजी है आपके लिए फिट होना और फिट रहना हमेशा के लिए। ठीक है, देखिए, आप सब कुछ खाएं, मैं ये नहीं कहता आप चीज़ें ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, सिर्फ आप अपनी एक्सरसाइज पे फोकस करें। एक्सरसाइज का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सिर्फ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप बॉडी बिल्डिंग ही करें। एक्सरसाइज कोई भी करें, आप स्विमिंग करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, किसी भी स्पोर्ट्स के साथ इन टच रहें। देखिए, बॉडी बिल्डिंग के मदर ऑफ स्पोर्ट्स है, इसमें कोई शक नहीं है। बॉडी बिल्डिंग के जो फ़ायदे हैं वो किसी दुनिया की किसी स्पोर्ट से मैच नहीं करते। आपके पट्टे तभी मजबूत होते हैं जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं। देखिए, दुनिया की कोई भी स्पोर्ट्स है वो करने से पहले हर एथलीट जो है वो बॉडी बिल्डिंग करता है। उसकी वजह ये है कि जब तक वो उसकी बॉडी, उसके पट्टे स्ट्रांग नहीं होंगे, वो उसको कामयाबी मिलेगी नहीं। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा हाफिज साहब मुझे बताइए कि जो लोग जिम जा रहे होते हैं या जो चले मैं अपनी बात कर लूँ तो हमारा ये होता है कि हम सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक कर ले या रात को वॉक कर ले 1 घंटा 1.5 घंटा, तो हमारा वेट रिड्यूस हो जाएगा। मेरे जैसे और भी बहुत से लोग हैं जो जिम नहीं जाते, वो ये समझते हैं कि हम अगर सिर्फ वॉक कर ले या फिर ब्रिस्क वॉक कर ले तो हमारी जो है ना वो वेट लूज हो जाएगा। वाकई ऐसा है, लेकिन क्या या हमें फिर जिम भी जाना पड़ेगा वेट लूज करने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कुछ चीज़ें कॉमन हैं कि वॉक करने से आपकी स्किन अच्छी होती है, वॉक करने से आपकी आर्टरी जो है वो ब्लॉक नहीं होती, वॉक करने से आपका वेट कम होता है, वॉक करने से आपकी विजन, आपकी आईसाइट अच्छी होती है। हाँ, ये सब कॉमन बातें हैं, सभी को पता है। आज मैं आपको 2-3 नई चीज़ें बताता हूँ। अच्छा, वॉक के बारे में। ख़वातीन से शुरू कर देते हैं ना। ख़वातीन से हम ख़वातीन के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर जो है बड़ा कॉमन देखा गया है, आजकल पाया जा रहा है। जो ख़वातीन 10 से 15 मिनट वॉक करती हैं डेली किसी भी वक्त, उनमें दूसरी ख़वातीन की निस्बत 15% ब्रेस्ट कैंसर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये एक अच्छी न्यूज़ है, मैं समझता हूँ। अच्छा, जो लोग जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं, ये तो जोड़ों का दर्द है, इनमें मुब्तला हैं, इनके लिए अच्छी न्यूज़ ये है। देखिए, 2 हड्डियों के दरमियान जोड़ होता है, उसके अंदर जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है वो कम होने की वजह से जोड़ जो है वो आपस में रगड़ खाते हैं। हाँ, ठीक है, आज डॉक्टर कहता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कहता है बेड रेस्ट करें। बेड रेस्ट से वो मर्ज बढ़ता है, कम नहीं होता। आप, अल्लाह ने बॉडी का सिस्टम ऐसा बनाया है कि आप कुछ करेंगे तो बचेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो मरेंगे। आप खूब थके हुए आए, अगर आप आते साथ लेट जाएंगे तो आप और थक जाएंगे, आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। अगर आप थके हुए आए और आप वॉक करनी शुरू कर दें तो आपकी थकान उतर जाएगी। वाह जी वाह, क्या ये कुदरत का एक ऐसा सिस्टम अल्लाह ने बनाया हुआ है। वॉक करने से आपके जो घुटने हैं, जब ये इनकी मूवमेंट होती है आपके पाँव की, आपके घुटनों की, तो नेचुरली इंसुलिन प्रोड्यूस होती है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब जो लोग जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर वो 15 से 20 मिनट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने एक रिसर्च की है कि जो लोग 15 से 20 मिनट डेली वॉक करते हैं उनको घुटनों के दर्द से रिलीफ मिलता है। वाह वाह वाह। वो जो फ्लूइड है वो नेचुरली प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। वाह फिर जी ये वाह। रगड़ कम होगी, जब रगड़ कम लगेगी तो ऑटोमेटिकली जो आपको दर्द पेन है। कम होगी। तीसरा, जिन लोगों की कुव्वत मुदाफ़त कम है बॉडी के अंदर, जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं, थोड़ा सा फ्लू हुआ, नज़ला ज़ुकाम हुआ,
यानी अगर फीवर वायरल हो गया तो उसी टाइम ही वो मतलब पकड़े वो जाते जल्दी हैं, जो है ना अटैक उनकी करते जान हैं। नहीं छूटती। सेकेंडली अगर वो बीमार हो गए हैं उसके बाद उनकी रिकवरी जल्दी नहीं बड़ी होती। मुश्किल होती है, true। उनके लिए ठीक है। बेस्ट ऑप्शन है कि वो डेली मॉर्निंग वॉक करें और वॉक 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, 30 मिनट करें, जितना हो जितना सकता आप है। कर सकते हैं Easily करें। कर सकते अगर हैं मैं आप, वो घंटा करें, बोलूंगा आप ठीक नहीं कर सकेंगे तो आपने कहना 30 हम मिनट का फायदा करेंगे ही नहीं नहीं, है। फिर हम कहते हैं कि हम करते ही नहीं है, रहने दें। तो उनके लिए भी ठीक है। बेस्ट न्यूज़ ये है कि वो चलें। उनके कुव्वत मुदाफ़त जो है बहुत अच्छी वो होती बेहतर है। हो सकती है। मतलब आप सिर्फ अगर वॉक करेंगे तो उसके कितने ज़्यादा फायदे हैं, और अगर आप मतलब अगर आप नहीं जा सकते हैं जिम तो आपको वॉक करना बहुत ज़्यादा लाजमी है, और अगर आप जिम जा सकते हैं तो फिर तो क्या ही बात है, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, आप फिट रहेंगे। हाफिज़ खालिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।